नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। छठा दिन स्पोकन इंग्लिश का होने वाला है, जिसमें मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत लगन से कर रहे होंगे और वीडियो 1 से लेकर के 5 तक जरूर देखे होंगे इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आप एक अच्छे एक परिणाम को पा सकें। और मेहनत अगर आप लगन से कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम मिलना तय है। आपको केवल अपने हौसले को बुलंद रखना है, 90 दिनों की इस यात्रा में बने रहना है मेरे साथ। जहां कहीं भी आपको कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, मुझे लिख भेजें, लिख करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए कुछ काम कर सकूं। आगे अगली वीडियोस में आपके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स और जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन लेके आ सकूं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे हम आज का सेशन शुरू। और हम एक बार फिर से बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में, क्योंकि जो सेंटेंसेस है ना, दे आर द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी गुड एट। ओके, ये यही सारी चीजें, जैसे सेंटेंसेस ही तो हम अंग्रेजी बोलते समय इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप बार बार जो एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेके आते हैं वो सेंटेंसेस ही होते हैं, वाक्य ही होते हैं। अगर आप अपनी बात कहते हैं तो वाक्यों का एक कह सकते हैं कि ग्रुप ही होता है कि हम सेंटेंसेस को इफेक्टिवली यूज कैसे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। और आज के वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस को इन डीप डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके काइंड्स, टाइप्स और पार्ट्स को अगर हम ना जाने ना तो हम वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस नहीं यूज कर पाते हैं। और जो हमारा एक्सप्रेशन होता है व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वो बोरिंग सा होने लग जाता है। पीपल विल फील लाइक कि आप एक लर्नर हो, और जो फील आएगी ना विथ योर वर्ड्स एंड स्पोकन वर्ड्स, हो सकता है कि यू विल फील सॉरी ओवर देयर बिफोर अ ग्रुप ऑफ पीपल। सपोज यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग बिफोर अ ह्यूज ऑडियंस, तो वहां पे क्या होता है ना, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, कि इन सारी चीजों को अगर नॉलेज आपको ना होना तो कभी कभी आप फील करते हैं कि मतलब थिंग्स आर गोइंग लाइक आप सारी चीजें रटे हुए हैं। तो अगर आप सेंटेंसेस को डीप में पढ़े होते हैं, उनके काइंड्स, टाइप्स को जानते हैं, तो डेफिनेटली आप वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करेंगे और आपकी फ्लुएंसी हमेशा बनी रहेगी। यू विल यूज नंबर ऑफ सेंटेंसेस और सारी चीजें आप आसानी से बोल पाएंगे। चलिए बात करते हैं सेंटेंसेस एक्चुअली होते क्या हैं। मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, एक मीनिंग आना चाहिए। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें मतलब एक पूरा अर्थ आए, उसका पूरा अर्थ प्रकट हो, वही सेंटेंस कहलाएगा। और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, बिगिन होता है, और इसके अंत में एक टर्मिनल पंक्चुएशन लाइक फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क आ सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल कोट कर रखा है यहाँ पर, जैसे आई हैव समथिंग टू डू, मुझे कुछ करना है, मेरे पास करने को कुछ है। ओके, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है, देखिए ये कैपिटल से शुरू हुआ है, अंत में एक फुल स्टॉप आया है, तो दिस इज व्हाट अ सेंटेंस इज। ओके, सेंटेंस यही है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका एक मीनिंग आता है। अगर मीनिंग नहीं आ रहा है तो फ्रेज भी हो सकता है, वो क्लॉज भी हो सकता है, वो मियरली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, अंग्रेजी बोलते समय हमें डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करने हैं, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस, राइट। चलिए बात करते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। जो सेंटेंसेस होते हैं ना, मेनली 5 प्रकार के हैं। आपको कहीं कहीं किसी किताबों में 4 ही बार मिलेगा, मतलब 4 ही प्रकार के होते हैं। लेकिन हम उन 5 बिंदुओं को पढ़ेंगे कि जो इतने टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं, है ना। टाइप्स और काइंड्स में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने यहां पर काइंड्स रखा है कि ये काइंड जो वाक्यों के भेद है ना, जो पहला जो वाक्य है वो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव टाइप का है, जिसे हम बोलते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट, एक वक्तव्य या वाक्य, मतलब एक कथन या जानकारी प्रकट करता है, उसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर हम अपने डे टू डे कन्वर्सेशंस में अंग्रेजी बोलने में अगर जो हम यूज करेंगे ना, वो सेंटेंसेस हमारे असर्टिव टाइप के होंगे, क्योंकि दे विल टेल अबाउट समथिंग इन पर्टिकुलर, और ये सारी चीजें स्टेटमेंट और फैक्ट इंफॉर्मेशन को प्रकट करती हैं, ये सारे वाक्य। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने आपको पहले देखा है। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इस काम को खुद किया। जैसे मैं अगला वाक्य बोलूं ही इज अ क्विक लर्नर,
जैसे कि हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं कि वह एक मतलब क्विक लर्नर है, चीजों को जल्दी सीख जाता है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ओके, ये भी एक सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो फैक्ट या इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से रिवील करें, एक्सप्रेस करें, तो क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सेकेंड टाइप काइंड्स ऑफ सेंटेंस होगा, वो होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब इट इज क्वाइट क्लियर कि जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं ना, जो हमें नजर आ जाते हैं, जहां जो हम अपने बोलते समय अंग्रेजी में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस भी आपको ध्यान रखना है, बोलना है। अगर आप उसे नहीं बोलना जानते हैं तो मैं रहूंगा आपके साथ चीजों को समझाने के लिए। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और दो सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछते हैं उन्हीं को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल यहां पे आप देखिए, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, मतलब आप कहां के रहने वाले हैं, कहां से आए हैं। आप बोल सकते हैं व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। इज योर डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है, वह एक चिकित्सक है। तो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं से समझिए कि कहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव हो गया। जब एक सामान्य जानकारी प्रकट करने वाला वाक्य हो तो असर्टिव सेंटेंस होगा। आते हैं तीसरे काइंड ऑफ सेंटेंस पे, पढ़ते हैं डिटेल में चीजें। यहां पर इंपरेटिव लिखा हुआ है, इसे आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ये अक्षरिक कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या सुझाव को प्रकट करता है। कहीं ना कहीं से देखिए, अगर हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो यहां पे ना मुझे एक सेंस कहीं ना कहीं से एक आदेश देने वाला दिख रहा है। इसमें आप थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब एसवीओ से वाक्य बनते हैं ना, तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन रहता है, यू हिडन रहता है, यू रहता ही नहीं है। यानी कि यू ओपन द डोर के जगह पे हम ओपन द डोर बोलते हैं, या गेट लॉस्ट बोलते हैं, या बोलते हैं स्टे आउटसाइड, वेट आउटसाइड, यानी कि हम वर्ब से अपने वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे वाक्य जो रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशंस को कहीं ना कहीं से अगर हम व्यक्त करते हैं अपने वाक्यों में, वो इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस होते हैं। चलिए हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। हो सकता है चीजें आप पहले से जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने वे में इस जर्नी को लेके चल रहा हूं। सो यू हैव टू हैव फेथ इन मी, और थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है कि ये जो 90 डेज का जर्नी है, एक सिस्टमेटिक वे में हमें स्टडी को आगे बढ़ाना है, चीजों को समझना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सम सडन काइंड ऑफ फीलिंग को व्यक्त करते समय जो हम वाक्य मुंह से निकालते हैं ना, उन्हीं को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी सिटी को देख करके आप ये बोल पढ़ते हैं ना कि हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, है ना, व्हाट अ नाइस दिस बिल्डिंग इज, है ना, जैसे कितना व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज। अभी अगर हम बोलेंगे कितनी सुंदर तस्वीर है, तो ये अचानक से जो भाव प्रकट हो जाते हैं, जो हम वाक्य बोल देते हैं, और उनके अंत में जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह यूज कर लेते हैं, दीज सेंटेंसेस और ऑफ एक्सक्लेमेटरी टाइप, और इन्हीं को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। प्लीज आप चीजों को समझिए, नोट्स जरूर बनाएं, अपने हाथ से लिखें, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, या आप इसे प्रिंट करके जरूर अपने साथ रखें। आगे देखते हैं ऑप्टेटिव टाइप का जो सेंटेंस होता है ना, इसका क्या यूज है। हिंदी में इच्छावाची, मतलब इच्छावाची जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य जो होते हैं, इसमें बस क्या है ना कि प्रेयर या कोई स्ट्रॉन्ग विश, हमारी इच्छा हो, या कर्स या ब्लेसिंग्स देते समय जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, उसको हम ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस में ना सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर। आपको करना क्या है, आपको वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में लाना है। जैसे कि यहां पर देखिए, मे यू लीव लॉन्ग, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे कि मे ही लीव लॉन्ग, यहां पे ही के साथ लीव्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और आप अगर इस वीडियो को और इस वीडियो में कही गई बात को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90 दिनों का ये जो सफर है ना, आपको सफलता देने वाला है। यू विल डेफिनेटली बी राइट देयर टू स्पीक इंग्लिश वेल, यू विल बी अ गुड ऑरेटर, यू विल बी अ गुड स्पीकर, अ फ्लुएंट स्पीकर एज वेल। सारी चीजें वॉट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ will come true. You all have my blessings and my support from my side.
अब मैं आपके लिए सारी चीजों को, कंटेंट को तैयार करता हूं। प्लीज डू बिलीव इन दोज थिंग्स, क्योंकि ये जो हार्ड वर्क करी जाती है ना वो आपके लिए की जाती है। डू इट एवरीथिंग, मेहनत करिए और एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। द कमिंग डेज विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। यू ऑल हैव माई ब्लेसिंग्स। राइट, चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। जो टॉपिक होने वाला है हमारा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। ओके, टाइप्स सेंटेंसेस की बात करें ना, तो टाइप्स की जब बात आती है तो हमारे माइंड में 3 तरह के वाक्य आते हैं। जो पहला उसमें से है वो सिंपल टाइप का सेंटेंस। सिंपल टाइप का सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, यानी कि वाक्य में एक कर्ता हो और एक विधेय हो कहीं ना कहीं से। और ये कहीं ना कहीं से आपको मैं बता दूं इंडिपेंडेंट टाइप का हो, स्वतंत्र वाक्य हो, मतलब ये किसी अन्य वाक्य पे निर्भर ना हो मीनिंग को प्रकट, अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो अक्सर ये कंप्लीट थॉट को व्यक्त कर देता है। इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट दिख सकता है आपको। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखिएगा कि आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, है ना। तो ये एक सिंपल टाइप का सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आई, एक वर्ब नो आया हुआ है और ये सारी चीजें सारी सिंपल तरीके से यहां पर पुट की गई हैं। तो आगे देखते हैं कंपाउंड टाइप का सेंटेंस, जैसा कि शब्द से प्रकट हो रहा है अर्थ। कंपाउंड का मतलब मिला देना या संयुक्त, दो चीजों को मिला देना। जब हम वाक्य के दो खंडों को, वाक्य खंड या जिसे हम क्लॉज डिफाइन किए अपने पिछले वीडियोस में, मैं आपको बता दूं, मिला दिया जाए अगर उन्हें, और दोनों इक्वल रैंक के हो, दोनों ही स्वतंत्र तरह के वाक्य हो जो एक दूसरे पर अर्थ के लिए निर्भर ना हो, उनको अगर मिला करके एक साथ लिख करके अंत में एक फुल स्टॉप रख दिया जाए तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि आई एम वॉकिंग एंड माई सिस्टर इज स्टडीइंग एट होम, मैं टहल रहा हूं और मेरी बहन घर पे पढ़ रही है। तो अभी क्या है कि मतलब दोनों वाक्य डिफरेंट डिफरेंट है, दे हैव नो कनेक्शंस विद ईच अदर ना, कोई सारी चीजें उसमें कोई कनेक्शंस नहीं है। तो ये कंपाउंड टाइप के सेंटेंसेस हो जा रहे हैं जो एंड लगा के मैंने दो वाक्य खंड, दो क्लॉज को जोड़ दिया। यहां पे देखिए कुछ डिफाइन मैंने किया, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है, और वो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट और एट वगैरह हो सकते हैं। ओके, एंड एज वेल एज ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक जो एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंस का, ये आपको क्लियर कर देगा कि जैसे ये पहला क्लॉज इसका है, दे वांटेड टू गो टू पेरिस, है ना। यहां पे देखिए आई वांटेड टू सी इंडिया, यहां पे थोड़ा सा देखिए दो टाइप का जो सेंटेंस आ रहा है ना आपके सामने, जैसे कि दो क्लॉज इसके अंदर है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये। तो दोनों को जोड़ दिया किसने, बट ने जोड़ दिया, और दोनों इक्वल रैंक के हैं, दे हैव नो कनेक्शंस, और दोनों में कोई संबंध नहीं है कि इसका अर्थ उसके बिना अधूरा है, यानी कि ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। अगला देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब हिंदी में कहें तो जटिल वाक्य भी हो सकता है, मतलब इसमें जो वाक्य की जो संरचना होती है जटिल होती है। इसमें यदि, अगर और कुछ ऐसे टर्म्स, कंडीशन, शर्ते बशर्ते बातें की जाती हैं, शर्त के साथ अगर बातें की जाएं कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास कर लोगे। तो देखो इसमें क्या है कि दोनों वाक्य एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस हिंदी में हुए, लेकिन यहां पे बात हम अंग्रेजी की कर रहे हैं। तो बात को समझिए कि इसमें हो क्या सकता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा एक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, यानी कि एक वाक्य फ्री होगा और दूसरा वाक्य अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, है ना। जो डिपेंडेंट क्लॉज होंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने चाहिए, मतलब जो आश्रित उपवाक्य होगा, जो दूसरे वाक्य खंड पे जो निर्भर जो उपवाक्य होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होना चाहिए। और वो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल्स हैं वो आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, whenever, until, unless, while, so और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपको अगर ये सब कहीं दिखते भी है ना वाक्य में, तो आप सिंपली पहुंच जाइए इस डिसीजन पे, इस कंक्लूजन पे कि ये वाक्य कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अंग्रेजी बोलना शुरू करिए ना, तो आपको जैसे फ्लुएंसी जब भी आप ऐड करेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंसेस भी आपको बोलना होगा। ऐसे यूं ही चुटकी में आपको क्रिएट कर लेना है, माइंड में उसका एक विजन क्रिएट करके तुरंत बोल देना है। चीजों को समझिए, है ना।
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उम्मीद करता हूं आप सीख पाए होंगे। और यहां पे जो एग्जाम्पल मैं रखा हूं, जैसे आई वेंट टू सी अ डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक। मैं डॉक्टर को देखने गया, डॉक्टर से मिलने गया क्योंकि वह बीमार था। तो यहां पे देखो कहीं ना कहीं से क्योंकि लगा करके एक वाक्य को दूसरे वाक्य से हम रिलेट कर रहे हैं, एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं आ रहा है ना। और अभी अभी मैंने बताया जब बिकॉज होता है, तो जब बिकॉज के बाद जो वाक्य शुरू होता है ना, वो क्या होना चाहिए, यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है कि जो 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 निर्भर उपवाक्य होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, यानी कि ये निर्भर है। ही वॉज सिक जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, चलिए चीजों को समझते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीजों को समझे थे 8 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात एक बार करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, मतलब जब आप वाक्य लिखते हो ना तो उसके 2 मेजर पार्ट्स हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, एक रियल सेंस में चीजों को समझ लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। देखिए मैं आपको बता दूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जो सब्जेक्ट है ना वो हमेशा उस वाक्य का वह हिस्सा होता है ना जिसमें लोगों का नाम होता है, विच कंटेन नेम ऑफ द पर्सन, है ना, चीजों का नाम हो जिसमें जिसके बारे में हम बातें करते हैं, वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम कहें ना क्रिकेट इज अ गुड गेम, अगर क्रिकेट एक अच्छा गेम है तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, क्रिकेट के ना, तो क्रिकेट मस्ट बी द सब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट। तो बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रेडिकेट इज व्हाट, प्रेडिकेट इज इन द रियल सेंस कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्ट होता है वाक्य का, एक ऐसा हिस्सा ना जो समथिंग दैट टेल्स समथिंग, जो कुछ बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, अब उस सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि द कैट्स रैन एट अ हाई स्पीड, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कैट्स के बारे में, तो कैट्स यहां पर हो गया सब्जेक्ट। ओके, और अगर हम अब उस कैट्स के बारे में क्या जानकारी इस वाक्य में प्रकट की गई है वो है प्रेडिकेट, तो ये हो गया रैन एट अ हाई स्पीड, और इसी में वर्ब वाला हिस्सा छिपा रहता है, प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होता है। और देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ना कहीं इधर उधर फैले होते हैं, जैसे हियर कम्स द किंग, मतलब बात हम किंग की कर रहे हैं ना, लेकिन किंग अंत में आया ना, तो कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो वाक्य में जो शब्द जानकारी प्रकट करते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी आप लोग होपलेस नहीं होंगे, चीजों को समझेंगे। मैं अभी आपको ग्रामेटिकल टर्म्स को समझा रहा हूं, उसके बाद शुरू होगी हमारी असली यात्रा जहां पर हम सेंटेंसेस को यूज कर पाएंगे। अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस कैसे हम यूज करें विदाउट एनी कह सकते हैं एफर्ट, सिंपली आप नेचुरली वर्ड्स को बोल पाएंगे। आई हैव दैट पर्टिकुलर प्लान, मैं स्ट्रेटेजी बनाकर रखा हूं कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे चीजें समझानी है। दैट प्रॉब्लम इज नॉट योर्स, वो प्रॉब्लम मेरी है और मैं आपको समझाऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। 90 दिनों की यात्रा में उम्मीद करता हूं कि आप कुछ नया सीख पा रहे होंगे, और अंतिम 90 दिनों की यात्रा में मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है आप अच्छा बोल पाएंगे। आपके कमेंट्स हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, शेयर लाइक्स दे दिया करिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनलाइन विद मी ऑल द टाइम, थैंक यू सो मच।